Now, the next part is nutrient cycle. So what is nutrient cycle basically? जो भी न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में रहते हैं वो एनवायरनमेंट से लिविंग बीइंग्स में आते हैं और लिविंग बीइंग्स से वापस यूटिलाइज होने के बाद व्हेन द लिविंग बीइंग्स डाई they are returned back to the environment. So the flow of nutrients in the environment becomes cyclical. इसलिए nutrient cycle करके heading दिया है. We are going to understand this nutrient cycle with few examples. जैसे कार्बन का सर्कुलेशन कैसे होता है या फॉस्फोरस का कैसे होता है. Now we have studied कि all organisms need nutrients to grow and reproduce. बराबर है. For their survival they require different nutrients, organic and the inorganic nutrients. ये जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा, इसमें से कुछ सॉइल में से आते हैं, कुछ एयर में से आते हैं, कुछ वाटर में से आते हैं. तो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड ये इकोसिस्टम में जब इकोसिस्टम के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे. आई टोल्ड यू दे विल गेट यूटिलाइज एंड दे विल बी रिटर्न बैक टू द इकोसिस्टम. तो दे हैव गिवन सीजनल बेसिस पे ये जो न्यूट्रिएंट्स है, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इनका जो प्रपोर्शन है इट विल वेरी इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स. बराबर है ना. डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप का सॉइल रहेगा तो डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स या डिफरेंट प्रपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को अवेलेबल रहेंगे. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कभी भी दे आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम. ओके, वो हमेशा इकोसिस्टम में ही रहते हैं either in one or the other form and they are returned back to the ecosystem always from the living beings. So they are recycled indefinitely. मतलब हमेशा वो recycle होते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते. The movement of this nutrient elements through the ecosystem जो भी होता है through the various components of the ecosystem जो होता है उसको nutrient cycle बोलते हैं. So this is the definition. मतलब ecosystem में वो living में से गुजरेंगे, वापस non living state और ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, वापस वहाँ से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे. लिविंग में से भी प्लांट में से एनिमल्स, एनिमल्स में भी हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से एपेक्स कार्निवोर, फिर डिकम्पोजर्स. तो दे आर मूविंग थ्रू वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. तो ये जो प्रोसेस है और वापस इकोसिस्टम को रिटर्न जाना है उसी को न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं. इसी साइकिल को और एक नाम है बायोजियोकेमिकल साइकिल. नाउ व्हाई बायोजियोकेमिकल साइकिल? क्योंकि बायोलॉजिकल लिविंग फॉर्म्स में से गुजरता है, सॉइल में वापस जा रहा है रिटर्न, एंड ये केमिकल्स है जो साइक्लिकली फॉर्म में आ रहे हैं और जा रहे हैं. द एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर साइकिल फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक वर्ल्ड एंड बैक. तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो वो लिविंग में आते हैं नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट से, अबायोटिक टू बायोटिक आते हैं और वापस लिविंग से नॉन लिविंग में रिटर्न चले जाते हैं. Now what are the types of nutrient cycles? तो there are two types of nutrient cycle. एक तो है gaseous और दूसरा है sedimentary. तो gaseous मतलब जो nutrients gaseous फॉर्म में है, जैसे we can say कार्बन हमको कार्बन डाइऑक्साइड से आता है या फिर we can talk about oxygen cycle. तो ये gaseous cycles जो है, कुछ एलिमेंट्स gaseous फॉर्म में सर्कुलेट होते हैं, कुछ sedimentary फॉर्म में, मतलब जैसे फॉस्फोरस सॉइल से आता है और लिविंग फॉर्म्स में आके वापस सॉइल में रिटर्न जा रहा है, तो सेडिमेंट्री फॉर्म्स उसको बोलते हैं. द रिजर्वायर फॉर गैशियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके लिए उसका रिजर्वायर क्या है? रिजर्वायर इज द रीजन जहाँ पे वो स्टॉकअप होते हैं, दैट इज द एटमॉस्फियर. एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स के लिए, जैसे फॉस्फोरस के लिए एंड ऑल, द अर्थ सॉइल या अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वायर. तो रिजर्वायर का फंक्शन क्या है कि जो डेफिसिट होता है, मतलब जो रिक्वायरमेंट है लिविंग फॉर्म्स में, वो डेफिसिट है ना न्यूट्रिएंट, तो उसको प्रोवाइड करना. एंड ये इट ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स इन एन इकोसिस्टम. ओके, तो जो भी इनफ्लक्स इफ्लक्स हो रहा है, मतलब इन एंड आउट हो रहा है इन न्यूट्रिएंट्स का इकोसिस्टम में फ्रॉम द लिविंग टू द नॉन लिविंग, तो उसकी जो भी कमी है वो पूरी कौन करेगा? ये रिजर्वायर करेगा. देन we will see with example. ये तो हो गया introduction of what is nutrient cycle. With example we will see two cycles over here. One is carbon cycle and other is phosphorus cycle. Another one cycle you have studied, that is nitrogen cycle. You have studied it in 11th standard. Okay. Now talking about the carbon cycle. तो यहाँ पे एक शॉर्ट में पहले डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो तुम लोग कि कार्बन साइकिल का ये जो डायग्राम दिया है, तो कार्बन एटमॉस्फेयर में होता है इन द फॉर्म ऑफ CO2. बराबर है. उसको प्लांट्स यूज करते हैं
विद द हेल्प ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस होएगा, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनेंगे उससे, तो ऑर्गेनिक कार्बन बनेगा। देन इन प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो एनिमल्स में चला जाएगा कार्बन कंपाउंड्स। प्लांट्स खुद मरेंगे तो डेड ऑर्गेनिजम्स या उनके वेस्ट प्रोडक्ट जो भी निकलेंगे वो डिकम्पोज होंगे, तो फॉसिल के फॉर्म में वो कार्बन सेटल हो जाएगा। ओके, जैसे चारकोल एंड ऑल बनता है। फिर उसी को हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करेंगे, वहाँ से वो बर्न होकर वापस CO2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाता है। दिस इज़ वन वे। अनदर थिंग इज़ जब ये प्लांट्स में से एनिमल्स में आए तो एनिमल्स मरेंगे या उनके वेस्ट प्रोडक्ट से भी फॉसिल फ्यूल्स बनेगा, अगेन द सेम इंडस्ट्रीज़ में यूज होएगा और CO2 के फॉर्म में रिलीज होएगा। या फिर एनिमल्स जब रेस्पिरेशन करते हैं या प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन इज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड, ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी, तो ATP एनर्जी रिलीज होएगा। तो एनर्जी रिलीज होता है, उस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज CO2। तो एनिमल्स में, ह्यूमन्स में या प्लांट्स में से रेस्पिरेशन के थ्रू फिर से CO2 रिटर्न होता है। तो फोटोसिंथेसिस से वो फिक्स हुआ, रेस्पिरेशन से रिलीज हुआ। तो दिस इज हाउ कार्बन साइक्लिकल फॉर्म में नॉन लिविंग से लिविंग्स में आता है, लिविंग फॉर्म्स में आता है, वहाँ से वापस नॉन लिविंग एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दैट्स व्हाई इट इज सेड साइक्लिकल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है। नाउ ये शॉर्ट में कार्बन साइकिल समझ में आ गया। अभी थोड़ा डिटेलिंग देखते हैं उसका। लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ में कार्बन बेस्ड होते हैं सभी लाइफ फॉर्म्स, कार्बन कंपाउंड से ही बने हैं, क्योंकि कार्बन मेन कंपोनेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने का, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही प्रोटोप्लाज्म बनता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म बनता है। 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में कार्बन होता है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन अगर हम देखें तो 71% कार्बन तो ओशंस में ही डिजॉल्व है, क्योंकि अर्थ के ऊपर मैक्सिमम वाटर है, तो वहाँ पे वो है किसी ना किसी फॉर्म में। दिस ओशनिक रिजर्वायर जो है इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये ओशन एक टाइप का रिजर्वायर बन गया कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड वहाँ से वो जब भी ज़रूरत रहेगी वो वहाँ से भी यूटिलाइज होएगा एंड इट विल बी हेल्पफुल टू फिल अप द डेफिशिएंसी इन द न्यूट्रिएंट साइकिल में, अगर कहीं उसकी कमी पड़ती है तो। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट सी कार्बन कहाँ कहाँ पे होता है, कौन से फॉर्म्स में होता है, तो यू कैन सी कार्बन रॉक्स में होता है, फॉसिल फ्यूल्स में है, जैसे कोल में है, नेचुरल गैस में है, नेचुरल ऑयल में है, एंड जब भी हम इनको जलाते हैं, यूटिलाइज करते हैं, या रॉक्स में जब फ्रिक्शन होती है सॉइल के डीप लेयर्स में रॉक्स है वो, और का क्रस्ट हमेशा मूव होता रहता है, तो व्हेन देयर इज फ्रिक्शन दिस कार्बन इज रिलीज्ड। ओके, सो सेम वे अगर ये फॉसिल फ्यूल्स जला दे तो कार्बन इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे इन फॉर्म्स में द कार्बन इज सेटल्ड, ओके, एंड जब भी ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से रिलीज भी हो सकता है। This carbon which is in the form of fossil fuels and all, it is away from the rest of the carbon cycle for a long time. वो ना easily utilization में नहीं आता है। जो हवा में कार्बन है in the form of carbon dioxide वो easily डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, बट नाउ सिंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव इंक्रीज्ड, ये कोल, नेचुरल गैस एंड ऑल भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो यूज़ में आ रहा है। तो ये एक्चुअली दीज आर ये फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल आर लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्लेसेस फॉर कार्बन। देन टॉकिंग अबाउट कार्बन साइकिल में ही आगे दे हैव गिवन कि ये जो लॉन्ग टर्म फॉर्म है स्टोरेज का कार्बन का इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल, दीज एरियाज आर नोन एज द सिंक एरियाज। ओके, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो कार्बन जो अंडरग्राउंड था वो रिलीज बैक हो जाता है हवा में इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस आई टोल्ड यू। देन एलिमेंटल कार्बन सी वाटर में होता है, एटमॉस्फेयर में है, रॉक्स में है, रॉक्स जैसे लाइमस्टोन में होता है, कोल में है, मिट्टी में है, सॉइल में भी डिजॉल्व है, एज वेल एज लिविंग फॉर्म्स में कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन कई जगहों पे है अलग अलग फॉर्म्स में। देन कार्बन जो CO2 के फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, वो तो प्लांट्स यूज़ करेंगे, मैंने बोला ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड उससे फूड बनाएंगे। फिर वही फूड कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में प्लांट्स में से एनिमल्स में जाएगा थ्रू द फूड चेन, एंड नेक्स्ट इज ये कार्बन अभी लिविंग फॉर्म्स में आ गया, तो प्लांट्स और एनिमल्स से होके वापस जब ये प्लांट्स और एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। जब ये मरेंगे प्लांट्स और एनिमल्स तो डिकम्पोजर्स इनके बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, तो अगेन CO2 इज रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। देन इनका सिर्फ डेड बॉडीज इन इनके वेस्ट मटेरियल्स को भी
सड़ाने से ये होता है। एंड ये डेड ऑर्गेनिक मैटर लैंड और ओशन दोनों जगह पे मिलेगा, क्योंकि दोनों जगह पे लिविंग फॉर्म्स हैं। तो कार्बन इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू द डिकम्पोजर्स। फिर फॉसिल फ्यूल बनते हैं इन्हीं डेड मटेरियल से। उन फॉसिल फ्यूल्स को ह्यूमंस ही फिर डिग करके निकालते हैं और पावर फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स में या मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं। तो कार्बन वहाँ से भी बर्न होकर रिलीज होता है और एटमॉस्फेयर में चला जाता है एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हर साल 5.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन रिलीज होता है थ्रू कंबर्शन, मतलब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इतना मैसिव अमाउंट जो है उसमें से 3.3 बिलियन टन्स एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। एंड थोड़ा बहुत जो है वो डिजॉल्व होता है सी वाटर में, या फिर डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट कंपाउंड्स, जिससे शेल्स बनती है मरीन एनिमल्स की। देन हम लोग जब लकड़ी जलाते हैं या जंगल में आग लगती है या ऑर्गेनिक मैटर जलाते हैं, कोई भी उसका कंबशन होता है, या फॉसिल फ्यूल जलाते हैं या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है, तो अगेन CO2 वहाँ से रिलीज होता है इनटू द एटमॉस्फेयर। देन कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से मूव होता है इनटू द ओशन। मैंने बताया इट कैन गेट डिजॉल्व ओवर देयर या सेटल डाउन ओवर देयर इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स या फिर एनिमल्स के शेल के फॉर्म में। एंड ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज एब्जॉर्ब सम ऑफ द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2 ऑल्सो। देन कार्बन इज डिजॉल्व्ड इन द ओशनिक वाटर। तो ये कार्बन फिक्स होता है एंड इज लॉस्ट टू द सेडिमेंट्स। मैंने बताया थोड़ा बहुत वो सेडिमेंटेड फॉर्म में ही रहेगा, तो इट इज़ वो सर्कुलेशन में नहीं आएगा, उतना वो सर्कुलेशन से हट जाता है, बट ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम तो वो सर्कुलेट होता है। फिर फॉसिल फ्यूल्स भी रिजर्वायर्स है कार्बन के, और वो एटमॉस्फेयर में रिसाइकल होता रहता है, यूज़ होता है फ्रॉम द ओशंस एटमॉस्फेयर्स थ्रू द लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। वी हैव सीन हाउ इट मूव्स। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्चुअली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल्स जो मरे हुए जानवरों या पौधों से बनता है उसको हम डिग आउट करते हैं और वापस यूटिलाइज करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इसलिए वो कार्बन रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। फिर रैपिड डिफॉरेस्टेशन, जंगल को काटना, एंड मैसिव बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। देखो प्लांट्स को जितना ज़्यादा काटोगे कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हवा में ही रहेगा, और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस से उसका फिक्सेशन नहीं होएगा और फिर वो फूड चेन में नहीं जा पाएगा। और फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से भी बहुत ज़्यादा CO2 रिलीज होएगा। हम फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, पावर प्लांट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए, या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में जैसे पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं। सो उससे क्या होता है ना, देयर इज अ इंक्रीज रेट ऑफ रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, बट सिंस द प्लांट्स आर रिड्यूसिंग तो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो दिस कार्बन साइकिल इज गेटिंग डिस्टर्ब। द एंटायर कार्बन साइकिल बेसिकली रन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने देखा उससे फिक्स होता है, रेस्पिरेशन से रिलीज होता है, डिकम्पोजिशन से रिलीज होता है, थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन होता है वहाँ पे, वो फिक्स हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स एंड ऑल, एंड कंबर्शन से अगेन वो रिलीज हो रहा है। तो ये सारे स्टेप्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर कार्बन साइकिल।